फंक्शन, जिनके पास नहीं है ये डायग्राम बना के रख लो। फंक्शन में हमने मेन दो टाइप के पढ़े थे। पहला था अलजेब्राइक, ओके, दूसरा था नॉन अलजेब्राइक। जिनको इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन था, शायद से मैंने लिखवाया था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक, अच्छा, नॉन अलजेब्राइक में हमारे पास था लॉग, इनवर्स, ट्रिगो और एक्सपो। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, इनके ग्राफ्स पढ़ चुके हैं, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इधर कौन थे? इधर वाले ज़्यादा लोग थे ना इस पार्टी में। यस, सबसे पहला कौन था इधर? पॉली, ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट था रैशनल फंक्शन। अच्छा, वापस है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन आर होती है, मतलब डोमेन क्या होती है? एक्स रे, एक्स, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स होती है, ये बताओ, मतलब इनपुट वैल्यू। अच्छा, और रियल नंबर होती है। अच्छा, रेंज क्या होती है इसकी? रेंज क्या होती है? रेंज वाई होती है, पर रियल नंबर होती है क्या? अरे नहीं, वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है। फंक्शन लीनियर होगा तो रियल नंबर होगी, फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा तो -d/4a से लेकर इन्फानाइट तक होगी। याद आ रही है क्या? अच्छा, इसके बाद था रैशनल। रैशनल के लिए डोमेन बताओ। रैशनल के लिए डोमेन, रैशनल होता क्या है? पहले यहाँ से तो शुरुआत करें। रैशनल दिखता कैसा है? P एंड Q नहीं भाई, P/Q, वो रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे f/g या p/q। अच्छा, तो इसका सिर्फ एक ही दर्द होता है, डिनोमिनेटर कहीं जीरो ना हो जाए, बाकी फिर हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, रैशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया, उसके बाद कौन था बोलो? पीस वाइज। यस, जिसे आज हमें स्टार्ट करना है। ओके, इस पीस वाइज में कौन है सबसे पहला? मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट कौन है बताओ? सिग्नम फंक्शन। ओके, नेक्स्ट बोलो। GIF और FPF फंक्शन। क्या मेरी बात सही है? चेकआउट कर लो सारे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो अब अपने इसमें। सबसे पहला क्या हुआ? हाँ, ठीक है, डिफाइंड फंक्शन, ये भी मेंशन आउट कर लो, डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब हेडिंग लगा लो आज के दिन की। पहला हैशटैग मॉड्यूलस फंक्शन। किसी को कुछ आइडिया थोड़ा बहुत मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में है? मतलब बहुत से लोगों को आइडिया है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। मॉड्यूलस के बारे में कोई आइडिया? ठीक है, हाँ, दो लाइंस के बीच में होता है ना। चलिए, पहला पॉइंट मॉड एक्स। पहला पॉइंट मॉड एक्स, इसको बोलते हैं मॉड एक्स, है ना। दो डंडियों के बीच में जब हम एक्स रख देते हैं, इसे हम कहते हैं मॉड एक्स। पर सर, क्या आपको पता है कि अगर मैं कभी लिखूं मॉड 2 तो इसका आंसर आता है 2, और अगर कभी मैं लिखूं मॉड ऑफ -2, इसका आंसर भी आता है 2। मतलब वो हर चीज़ को क्या करता है? पॉजिटिव करता है। हर चीज़ को क्या करता है? पॉजिटिव। और क्योंकि हमारे बीच में डेवलपर्स बैठे हैं, तो हमें बता सकते हैं कि अगर कंप्यूटर को बताना है कि भैया इसको पॉजिटिव बाहर निकाले, तो कैसे निकालेगा? तो वो क्या करेगा? ये क्या करेगा? कंप्यूटर के पास में मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? मॉड्यूलस एक्स से पूछता है, भैया तू कैसा है? तो अगर उसने बोला कि सर मैं पॉजिटिव हूँ, क्या बोल रहा है? सर मैं पॉजिटिव हूँ, तो पॉजिटिव से इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। तो बोलेगा चल तेरे लिए दरवाजे खोल दिए, तो एज इट इज़ बाहर निकल जा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। पर अगर उसने पूछा और उसने बोला, एक्स ने बोला नहीं यार मैं तो नेगेटिव हूँ, <0 मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव को क्या करता है? पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करके, इसीलिए वो उसे -x करके बाहर निकालता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम में आपको कंडीशन डालनी पड़ती है। कंप्यूटर में जब कभी प्रोग्राम बनाया ना, थोड़ा बहुत तो बना होगा, तो उस समय आपको कंडीशन डालनी पड़ती है। मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि भाई उसको पॉजिटिव करना है? तो मॉड्यूलस अंदर वाले से पूछता है भैया तू कैसा है?
उसने बोला सर मैं पॉजिटिव हूँ। अच्छा पॉजिटिव है, जा बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। पर इसने बोला सर मैं नेगेटिव हूँ। अच्छा तू नेगेटिव है, तू बाहर आ, तेरे लिए मैंने माइनस साइन रेडी रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही माइनस साइन लगी वो वापस से पॉजिटिव हो गया। तो मॉड्यूलस फंक्शन का पहला पॉइंट लिखे, मॉड x इज इक्वल टू एक्स। कब? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0। फिर सेकेंड पॉइंट पे आता है, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 ये कैसे डील करेगा? सेकेंड नहीं है, सही रखते हैं इसको। मॉड x के बारे में तो बात कर ली, अगर सपोज कर लो अंदर आ जाता मॉड ऑफ x माइनस 1, कैसे डील करेगा यश? इक्वल टू 0 नहीं, पहले तो उसी से पूछ लेगा भैया x माइनस 1 तो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बोलेगा सर मैं पॉजिटिव हूँ। x माइनस 1 कैसा है? पॉजिटिव है। अच्छा तू पॉजिटिव है तो तू एज इट इज बाहर निकल जा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा पर अगर उसने x माइनस 1 ने बोल दिया नहीं सर मैं तो नेगेटिव हूँ, तो वो कैसे है? बेटा तू बाहर आ, तेरे लिए मैंने माइनस साइन रेडी रखी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे बिहेव करता है। अच्छा एक और चीज़, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, ठीक है। क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? सोचो इस 1 को उधर भेज दिया तो मतलब अगर x 1 से बड़ा हो गया तो आउटपुट में क्या आएगा आपका? x माइनस 1 बाहर आएगा। अच्छा और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, x इज लेस देन 1। अच्छा एक नोट डाउन कर रहे हो, मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 लगा रहा हूँ, यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर 0 हो गया तो मॉड्यूलस तो ऐसे ही बाहर निकालेगा ना, उसके लिए माइनस साइन क्या और प्लस साइन क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखो, अंदर वाले को जब उसने बोला कि सर मैं नेगेटिव हूँ, तो उसने सबके साइन नहीं चेंज करते बैठा, उसने बोला पूरा का पूरा नंबर एज इट इज़ रखो और बाहर माइनस का साइन लगाए। मैंने ऐसा लिखा है कि माइनस एक्स प्लस 1, मुझे पता है ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है, कोई ज़रूरत नहीं, आप एज इट इज़ रखिए उसे ब्रैकेट में और बाहर माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। एक और लगा दूँ क्वेश्चन, ये लिखो जल्दी जल्दी, नेक्स्ट लगा देता हूँ और तुम बताओगे नेक्स्ट वाला। अभी यश ने एक बताया मुझे, शुभ बता ये पॉजिटिव है या नहीं? वो तो कंप्यूटर को प्रोग्राम कराएगा ना तू। चल अब बता, कंप्यूटर अगर बोला हमने x प्लस 3 इज पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव निकला है। x प्लस 3 दोनों कंडीशन बतानी है ना आपको। और इफ नेगेटिव देन x प्लस 3 इज नेगेटिव माइनस ऑफ x प्लस 3। समझ गया? अभी बैठ गया दिमाग में मॉड्यूलस फंक्शन कैसे काम करता है। तो आपको स्टूडेंट लेवल पे जब 10th तक पढ़ते थे तो आपको सिर्फ इतना पढ़ा देते थे टीचर लोग, मॉड में 2 आ गया तो 2 निकालना, मॉड में -2 आ गया तो +2 कर देना। पर अंदर में अगर फंक्शन आ गया तो कैसे डील करेंगे, तो वो माइनस को प्लस कैसे करता है, एक -1 से मल्टीप्लाई करके। ध्यान में रहेगा, ध्यान से ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। सोच के बताना मेरा फंक्शन क्या है, मैं इधर x रख रहा हूँ और इधर मॉड x रख रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 1 रही तो मॉड x का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा 0 से स्टार्ट करें, 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3। किसी को याद है कैसा फंक्शन चल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन चल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन। कैसा? आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब ये जाएगा ग्राफ इस तरीके से इन्फिनिटी तक, है ना। ध्यान से देखना, जब यहाँ पर मैं 1 पे पहुँचा उसने आंसर 1 दिया, जब मैं यहाँ पर 2 पे पहुँचा, ग्राफ प्लॉट करते आता है ना, यहाँ पे 2 आया, 2,2, नेक्स्ट आएगा 3,3, सो 3 और इधर भी 3, 3,3, इस तरीके से वो प्लॉट करते जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, -1 आने पर आंसर में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो -1 शायद से ग्राफ में इधर आता होगा, यहाँ पे -1 आता है, पर -1 के लिए y की वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 ही दे रहा है, मतलब यहीं पर आंसर आएगा। 2 के लिए, -2 के लिए 2 देगा, -3 के लिए तुम्हें नहीं लगता ये ऐसा ग्राफ बनेगा, सो वी शेप का ग्राफ बनता है। सो ये ग्राफ है, ग्राफ बना लो,
मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अच्छा, अब इसको देख के बताओ, डोमेन में कोई ऐसा नंबर है जो नहीं चल सकता? यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा नंबर है कि नहीं सर इसकी वैल्यू डालने पर मुझे आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है क्या? मैंने 100 डाला, 100 का मॉड निकल सकता है। मैंने 1000 डाला, 1000 का मॉड निकल सकता है। सबका मॉड निकल सकता है। सो हमारी डोमेन क्या है, जल्दी से बोलो। आर बोल दो ना, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट मतलब रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। हाइट ऑफ द ग्राफ या फिर वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो जो वैल्यू आती है वाई एक्सिस पे। अच्छा, हाइट कैसे निकालेंगे सर? मिनिमम पॉइंट ये रहा, देखो 0, और ऊपर कितना जा रहा है? इन्फानाइट। तो लिख दें हम 0 से इन्फानाइट। देखो इन्फानाइट को इंक्लूड तो नहीं करते हम, ठीक है। 0 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं? करना पड़ेगा ना सर। देखो ना आ तो रहा है आपका 0। सो 0 से इन्फानाइट लिखो, डोमेन और रेंज। सो डोमेन ऑफ द ग्राफ, रेंज ऑफ द ग्राफ। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में पहला क्वेश्चन उठा है, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 4 हो जाए तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ था? क्योंकि मुझे डोमेन निकालनी है, मुझे डोमेन निकालनी है। तो डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। रुक जा ना, सोचते हैं अपन, ऐसे कैसे बोल सकता है तू? वैसे जो होशियार है तो यहाँ से बता सकता है देख के। 0 से 4 तक क्यों? -4 से +4 क्यों नहीं? -4 अगर मैंने रखा तो आंसर 4 नहीं आएगा? आएगा ना। -3 रखा तो आंसर नहीं आएगा? तो 0 से 4 क्यों? ठीक है, तो इसलिए अपने मर्जी से तारे मत तोड़ो। अब सोचते हैं अपन इसके ऊपर। मॉड का इलाज स्क्वायर करना, मॉड का इलाज स्क्वायर करना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग वी गेट, क्या मिलेगा जल्दी से बताना। ये मिलेगा x² और ये मिलेगा 16। 16 को बुलाऊं इधर, 16 इधर आते ही x² - 16 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब x - 4 x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या मेरी बात सही है क्या? ये जल्दबाजी में कर दिया। 16 मतलब 4 का स्क्वायर, a² - b², a + b a - b वाला फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 मेथड पढ़ाई थी, एरो मेथड भी बताई थी और अपनी केस 1 केस 2 वाली मेथड भी बताई थी। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है जल्दी से बोलो। लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव किस केस में आता है? दोनों का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है सर? जब पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। याद आ रहा है? ठीक है। या फिर मैंने इसके लिए आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी। कौन सी बताई थी सर? एरो मेथड बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी, है ना। आप भूल जाते हो। ठीक है। यहाँ से अगर मैं x - 4 को थोड़ी देर के लिए साइड में लूँ और इक्वल टू 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? 4 आएगी। तो सबसे पहला नमूना मेरे पास आया 4। अगर मैं x + 4 को इक्वल टू 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -4। कितनी आएगी? -4। ये कौन सा साइन है? लेस देन। इसको एरो की तरह ट्रीट करो। एरो आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे? छुपेंगे, है ना। अरे एरो अगर आपके पास कोई मार रहा है तो आप छुपोगे कि नहीं छुपोगे? तो ये क्या करता है? x - 4 और 4 की वैल्यू के बीच में छुप जाता है। सो योर x इज इन बिटवीन -4 to 4। पढ़ाया था कि एरो मेथड? तो एक बार जरा वो इनइक्वालिटी की मेथड्स भी रीड करो, आपका इस बार टेस्ट रख दूंगा मैं। ठीक है। और कौन सी मेथड पढ़ाई थी मैंने? जल्दी से सोच के बताओ। क्या प्लस माइनस प्लस वाली मेथड पढ़ाई थी? पढ़ाई थी क्या? अच्छा, वो बताओ मुझे, वो वाली मेथड क्या थी? मैं भूल जाता हूँ बार बार। जल्दी से बताओ। नंबर लाइन पे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम? जरा देखो, पन्ने पलटाओ, नोटबुक के पन्ने पलटाओ। जिन्होंने नोट्स लिखे हैं फटाफट फटाफट चेकआउट करो। और जिनको खुद की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, बहुत सीरियस बात है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज सर, यहाँ तक आप आ गए, यहाँ तक आप आ गए, आप क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे सर? यही, पहले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आई? 4, और दूसरे को रखने पर -4। उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करो, उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करो। राइट मोस्ट साइड में प्लस का साइन लगाओ, राइट मोस्ट साइड में प्लस का साइन लगाओ। अच्छा, इस ब्रैकेट की पावर कितनी है? इस ब्रैकेट की पावर
1 है। हर ऑड पावर ब्रैकेट के लिए हम साइन को चेंज करते हैं, है ना। रेगुलर जो आ रहे हैं उनको ध्यान में आ रहा होगा या भूल जाते होंगे। तो मैं यहाँ पे प्लस लगाया हूँ, दिख रहा है सबको प्लस, और मैं यहाँ पे चलना चालू कर रहा हूँ इस साइड में, ठीक है। यहाँ से चलते चलते रास्ते में कौन मिला मुझे, 4 मिला। मैंने 4 से पूछा बेटा तू कहाँ से आया, तो उसने बोला सर मैं इस ब्रैकेट से आया। कौन से ब्रैकेट से आया, पहले सुन लो, इस ब्रैकेट से आया। इस ब्रैकेट की पावर क्या है, 1। इवन है ऑड है, ऑड है, तो हम प्लस का यहाँ पे करेंगे माइनस, ध्यान में रहेगा। अच्छा, फिर रास्ते में और चल ही रहे थे अपन इस साइड में, यहाँ पे रास्ते में चलते चलते कौन आया, -4। -4 से पूछा बेटा तू कौन से ब्रैकेट से आया, उसने बोला सर मैं इस ब्रैकेट से आया। इवन है या ऑड वाला पावर है, ऑड पावर्ड ब्रैकेट है, तो माइनस का वापस से साइन चेंज करके प्लस करेंगे और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा, लेस देन है, क्या है, लेस देन। लेस देन के लिए कौन सा साइन ऑप्ट करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव साइन कहाँ दिख रहा है सर, ये देखो दिख रहा है नेगेटिव, किसके बीच में, तो -4 और 4 के बीच में आपका आंसर आने वाला है। याद आ गया, ठीक है। और एक अपनी रेगुलर मेथड, ओल्ड स्कूल मेथड, जिसे हम कहीं अगाउठी मेथड कहें, कौन सी वाली, केस 1। केस 1 में हमने क्या लिया था, जल्दी से याद दिलाओ। दोनों का प्रोडक्ट सर नेगेटिव आ रहा है, तो हम पहले वाले को बोलते हैं बेटा तू पॉजिटिव है, एंड दूसरे वाले को बोलते हैं तू नेगेटिव है। क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है। अच्छा, मैं उसको चीज़ का यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा है। और दूसरा केस बता दो जल्दी से। तो केस 1 क्या था हमारा, x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। और मतलब मैंने क्या किया, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। अब क्या करूंगा दूसरे केस में, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। तो मैं लिख रहा हूँ x - 4 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस 4 को उधर भेजूंगा तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ, 4। इस 4 को उधर भेजूंगा तो -4। और मैं बोलो x लेस देन इक्वल टू 4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब नंबर लाइन पे आते हैं। नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर दिख रहे हैं, 4 और -4, है ना। नंबर लाइन पे पहले 4 आता है फिर -4 आता है, सही है ना। नहीं, पहले -4 आता है फिर 4 आता है। जिन्होंने नंबर लाइन फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ा है वो जानते हैं, पहले -4 फिर 4 आता है। अच्छा जी, अच्छा ये क्या बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के, पहले इसके पास जाते हैं ना। ये क्या बोल रहा है सर, मैं x कैसा है, -4 से छोटा, -4 से छोटा। अच्छा, -4 के बराबर है क्या, अरे हाँ ना, इक्वल टू है ना, बराबर है तो सॉलिड। और -4 से छोटे लोग किधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे, इधर लेफ्ट साइड, राइट साइड, इधर इधर। सोच के तुम लेफ्ट साइड बोल रहे हो और इधर का हाथ दिखा रहे हो, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि तुम कौन सा कर रहे हो। तुम लेफ्ट बोल रहे हो और इधर का हाथ दिखा रहे हो, ये ना, ये साइड में छोटे लोग ना, ये रहे छोटे लोग, ठीक है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है, नहीं ना, ठीक है। अच्छा इधर, अच्छा ये इसका काम कंप्लीट करे। ये क्या बोल रहा है बेचारा, सर मैं 4 के बराबर हूँ और 4 से बड़े लोग, पक्का है ना, इधर। अच्छा, और ये क्या है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समझते हो, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए। इंटरसेक्ट हो रही है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन, नल सेट, जो भी है नो सोल्यूशन। हमारा आंसर तो यहीं से आने वाला है। अच्छा, और के पास चलते हैं, और वाला केस। नंबर लाइन पे एक आएगा -4, एक आएगा 4, बराबर। अच्छा, ये क्या बोल रहा है सर, मैं -4 के बराबर और बड़े, -4 से बड़े लोग इधर, ओके सर ये इधर बन गया। अच्छा, और ये क्या बोल रहा है सर, मैं 4 के बराबर और 4 से छोटा, 4 से छोटे लोग इधर। अच्छा, दोनों लाइन का शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, कहाँ से कहाँ तक है सर, -4 से 4। सो आपका आंसर है -4 से 4। क्या बात ध्यान में आ गई। तो मॉड्यूलस इनइक्वलिटी कैसे डील करती है, ध्यान में आ गया, इस तरीके से डील करती है, ठीक है। अच्छा, और का मतलब क्या होता है, यूनियन करना है। यूनियन मतलब यहाँ पे तो नल सेट था, इसका यूनियन इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं सर, एक ही आंसर आने वाला है। तो ये लिख लो मेथड, वो वाली मेथड अब आप देखो आपके पास लिखी हुई है। शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ अब इसके लिए, ठीक है, जो आपको
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम में आ जाएगी, एनडीए रहे, सीईटी रहे या जो भी रहे आपका। और मेथड का नाम किसको पता है? हाँ, अल्टरनेट मेथड। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सर mod x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, पहली चीज़ अंदर वाले के पास चलते हैं। अंदर में कौन बैठा है? सिर्फ x। इस x को अगर इक्वल टू 0 रखा तो कुछ मिलता है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता। मतलब हमारा घोड़ा कहाँ पे खड़ा है? 0 पे खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? 0 पे खड़ा है। ठीक है, हमने उसको क्या बोला? तुझे बांध के रखा हुआ है, चार लंबाई की रस्सी से बांध के रखा हुआ है। तो 4 लंबाई की रस्सी 0 से आगे फेंको तो कितना मिलेगा? है ना। और उसको हमने क्या बोला कि बेटा लेस देन है ना, इसके अंदर की घास खाना। क्या बोला उसको? इसके अंदर की घास खाना। पर घोड़ा है, गधा तो नहीं है। उसने बोला अगर मैं इधर की घास खा सकता हूँ, इधर की भी तो खा सकता हूँ ना। तो इसीलिए हमारा घोड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी घास खा लेगा। ईजी है मेथड, बहुत ज़्यादा है ना, पर ये यहाँ पे बुक में नहीं चलती। बुक में आपको ये करना है, डिस्क्रिप्टिव के लिए करना है, वहाँ पे घोड़ा तो नहीं बताओगे। ये एमसीक्यू में काम में आएगा। ओके, नाउ अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर दे, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, क्या कर दूँ? 2 कर दूँ? ठीक है, 2 करवा देते हैं। वापस से अल्टरनेट मेथड से करते हैं। अच्छा अब सुनना, हाँ कहाँ पे खड़ा है? 1 पे। कैसे पता कर? हमने x माइनस 1 को उठाया और उसे इक्वल टू 0, ये मन में करना है, ये वाली स्टेप मन में करना है। अच्छा x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखते, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। मतलब हमारा घोड़ा कहाँ पे खड़ा है आज? 1 पे खड़ा है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 3 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा कितने लंबाई की रस्सी? 3 लंबाई की रस्सी। 3 लंबाई की रस्सी आगे फेंका तो कहाँ तक जाएगा? 4 तक। और 3 लंबाई की रस्सी पीछे फेंका तो -2 तक। अच्छा श्योर ना? हाँ, नहीं तो -4 बोलने वाले थे कुछ लोग। -2 तक जाएगी। कैसे कर लेंगे सर? तो आप क्या कर लीजिए, 4 माइनस अपना कितना था? 3 लंबाई की रस्सी थी ना, तो -3 + 1 करो तो आपको मिलेगा -2। ठीक है, अच्छा अंदर की घास खाने के लिए बोला, तो बस हो गया, आपका आंसर रेडी हो गया। x बिलोंग्स टू -2 to 4, क्योंकि आपने इक्वल टू का साइन लगाया था। ध्यान से सुनना वापस से, अगर मैंने यहाँ पर इतना सा चेंज कर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। इसका मतलब है वो कह रहा है कि भैया अंदर की घास खाना, बाउंड्री वॉल की छोड़ देना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर होल क्रिएट करेंगे ग्राफ में और उसको बताएंगे कि बेटा यहाँ पर नहीं खाना, अंदर अंदर की घास खा लेना। और हमारा ब्रैकेट कैसा लग जाएगा? सिंपल ब्रैकेट। ध्यान में रहेगा ना ये चीज़। सर क्या होगा कि अगर लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन आ जाए, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाए, तो सुनना, अंदर के लिए तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गई, बाहर के लिए क्या करेंगे? उधर और उधर। क्या ध्यान में रहेगा? कैसे करना है? यहाँ पर 1 पे खड़ा और यहाँ पर कितना आ रहा था हमारा? 4 और इधर आ रहा था -2। ठीक है, उसको क्या बोला है? बाहर की घास खाना। तो बाहर की मतलब सर इधर वाली, अपने लॉन की छोड़ देना, अपने लॉन की घास छोड़ देना, बाहर पड़ोसियों की खा के आना। तो ये ले इधर और इधर। तो ये आंसर लिखेंगे कैसे सर? ये आंसर कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, ये -2 से पीछे कितना? -∞। सो -∞ टू -2 और ये 4 से इन्फानाइट पर दोनों का यूनियन। क्या ध्यान में रहेगा कैसे लिखना है आंसर? तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस शॉर्टकट मेथड के लिए लिख लो। फिर हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, या फिर आप सिंगम बोलो तो भी चलेगा, हमारे काम की चीज़ तो ये। ठीक है, सिंगम फंक्शन क्या काम करता है? तो सिंगम फंक्शन का अपना सिंगम पता है कैसा है? अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल। हमारा ये फंक्शन भी ऐसे ही बिहेव करता है। अगर x की वैल्यू 0 रही तो ये बंदा भी न्यूट्रल रहता है। अगर x बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव रहा तो ये भी पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, नहीं पॉजिटिव नहीं, सिर्फ 1 रहता है। क्या रहता है? 1। मतलब उसकी 3 ही खटकी है, एक 0, एक 1 और एक -1। 0 न्यूट्रल लोगों के लिए,
पॉजिटिव लोगों के लिए 1 पे रहेगा, और अगर कोई नेगेटिव आ गया तो उसकी सटकली और -1 पे रहेगा। बस 3 लेवल। ठीक है, ग्राफ कैसे दिखेगा सर? ग्राफ बेहतरीन दिखता है। ये यहाँ पे 0 के लिए 0 दिखा, ये वाला 0 है। ठीक है, और इसके आगे x कितना भी जाने दो, उसकी लेवल कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो ध्यान से देखना, ये रहा आपका 1, y की वैल्यू 1 होती है ना ग्राफ में। अच्छा, और फिर नेक्स्ट लेवल -1, और किसके लिए? जब x नेगेटिव हो जाए। x नेगेटिव इधर होता है ना, ये उसका ग्राफ है। अब जरा सोच के बताना आराम से, डोमेन में कोई तकलीफ है क्या? x डोमेन मतलब x की वैल्यू, x पॉजिटिव रहा तो भी वैल्यू दे रहा है, x नेगेटिव रहा तो भी वैल्यू दे रहा है, और x 0 होने पर भी वैल्यू दे रहा है। मतलब इसमें डोमेन में कोई तकलीफ नहीं है। सो योर डोमेन इज R। पहला काम कंप्लीट है। और बात करते हैं रेंज की। सर रेंज होती है हाइट की। सुनना, रेंज होती है हाइट, पर सर हाइट ऐसा तो नहीं गिन रही है, तो हाइट है ही नहीं, है तो लेवल्स हैं। हाइट क्या होती है? कंटिन्यूस होती है ना। यहाँ पे देखा ग्राफ हमने बनाया था मॉड का ग्राफ, याद आ रहा है तुम्हें? ये वाला ग्राफ था मॉड का। तो आपने मिनिमम हाइट से लेकर मैक्सिमम हाइट तक गिनने की कोशिश करी थी। यहाँ पे तो हाइट है ही नहीं ना सर, ये तो टुकड़ों टुकड़ों में है। इसमें रेंज वेंज कुछ नहीं है। रेंज में सिर्फ इसमें क्या आएगा पता है? सिर्फ 3 नंबर, -1, 0 और 1। यहाँ पर इंटरवल नहीं आता है, जैसा वहाँ पर इंटरवल आ रहा था, यहाँ पे इंटरवल नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेवल है। -1 वैल्यू ले सकता है, 0 ले सकता है और 1 ले सकता है। ठीक है, फंक्शन का नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमारे लिए घर वालों का फंक्शन। सर घर वालों का फंक्शन समझ में नहीं आया। अच्छा, घर वालों का अगर तुमने बोला 65% लेके आए, कितने लेके आए? 65% लेके आए, और तुम बाहर दोस्तों में जाके बैठते हो और बोलते हो मैं 70% लेके आया। तुम्हारे घर वाले क्या बोलते हैं? नालायक, नाटक मत कर, 60% लेके आया है। क्या बोलते हैं घर वाले? 60% लेके आया, इतना उछल मत। नहीं ना, मैं तो 65 लाया था। पर घर वाले क्या बोलेंगे? 60% लेके आए। सोचो तुम 69% लेके आए हो और घर पे मस्त टीवी देख रहे हो छुट्टियों में, तो घर वाले आएंगे, 2 चमाट टिकाएंगे और क्या बोलेंगे? नालायक 60% लेके आया और टीवी देखने बैठा हुआ है। नहीं ना, मैं 70 लाया हूँ ना। 70 कुछ नहीं है, 60 की लाइन में ही लाए हो तुम। समझ रहे हो? घर वाले आपके फंक्शन को क्या कर देते हैं? पीछे लेके आते हैं। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही। मतलब सर नहीं समझे, मतलब अगर आप 1.25 भी लेके आ गए, घर वाले क्या बोलेंगे? नालायक एक ही तो मार्क लेके आया। समझ रहे? इसलिए घर वालों का फंक्शन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर वालों को प्रॉब्लम रहती है, हम पीछे लेके आते हैं। अच्छा, अगर सोचो तुम 1.9 भी लेके आ गए और पीटीए मीटिंग के टाइम पे अगर चले गए तो कैसा लगेगा? 1 मार्क लेके आया, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। अरे 1.9 है, तुम तो दुनिया वालों को 2 बताते हुए फिर रहे थे, पर तुम्हारे घर वाले तो 1 ही कंसीडर करते हैं ना। तकलीफ यहाँ पर है। तो जीआईएफ का भी दर्द यहीं पर है। जीआईएफ भी क्या करता है? आपके नंबर की वैल्यू को पीछे वाले इंटीजर, क्या लिखा है? जीआईएफ टेक्स वैल्यू लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू, लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में जो इंटीजर रहेगा उसकी वैल्यू ले लेता है। मतलब सर अगर कल मेरे को 1.1 भी आया तो भी मेरा 1 ही कंसीडर होगा, मेरा 1.25 आया तो भी 1 ही कंसीडर होगा, और 1.9 आया तो भी 1 कंसीडर होगा, और 1 आया तो 1 होगा ही होगा। अगर 2 आने पर ही घर वाले मानेंगे हाँ भाई 2 मार्क आए हैं। अरे ऐसे ही होता है ना, तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी ऐसे ही काम करता है। अच्छा, नेगेटिव में कैसे काम करता है सर ये? अगर नेगेटिव की बात करें तो जैसे अगर मुझे दे दिया -1.5 मार्क्स मिले हैं, कितने मिले? -1.5। तो पहली चीज़ तो -1.5 आता कहाँ है? तो यहाँ सर 0 आता है, यहाँ -1 आता है, यहाँ पे -2 आता है, और यहाँ पे -1.5 आता है। सही है ना? नहीं ना? हाँ, गुड। तो कहाँ पर आता है? इधर आता है सर, इधर आता है। पर हमारे जीएफ ने क्या बोला? कौन सी वैल्यू लेता है? टेक्स लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू। मतलब आउटपुट में कौन सी वैल्यू देगा? -2 देगा। क्या मेरी बात ध्यान में रही? कैसे बताएगा? ठीक है, अगर मैंने बोला -1.9 है तो भी वैल्यू कितनी देगा? -2 ही देगा। -2 के लिए आंसर -2। इंटीजर के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उल्टा है ना, अंग्रेज लोग उल्टा काम करते हैं, तुमको पता है ना। वैसे ही काम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला वो पीछे वाला इंटीजर उठाता है।
सही है ना। तो इसी तरीके से चलता है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, तो मुझे यहाँ पे बताओ, हम ग्राफ के लिए चालू करते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। 0 से लेकर 1 तक, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बताओ। 0 से लेकर 1 तक मतलब x की वैल्यू पहले तो होगी 0, फिर होगी 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.9 तक, ठीक है। तब तक ये कौन सी वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 वैल्यू देगा। मतलब सर आप कुछ भी कर लो, 0 से लेकर 1 तक आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। जिस दिन आप एग्जैक्टली 1 हो गए, क्या हो गए, एग्जैक्टली 1 हो गए, तो 1 रखने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर मतलब कहाँ पर, जहाँ पर y की वैल्यू 1 आती है, और यहाँ पर सर आपका ग्राफ चालू होगा। एग्जैक्टली 1 पर ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब ये 2 तक कितनी वैल्यू देगा, 1 से लेकर 2 तक सिर्फ 1 ही वैल्यू देने वाला है ना सर। तो ये 2 तक तो देगा, जैसे ही 2 पे आएगा यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, और एग्जैक्टली 2 पर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और फिर अगेन 2 से 3 तक ये इसी लेवल पे रहेगा, 3 पर ये वापस से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन ऊपर। अब जैसा हंगामा ऊपर हुआ है नीचे भी होगा। तो नीचे के लिए जैसे यहाँ पर सॉलिड आ रहा था, यहाँ पर अब होलो आना चालू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, -1 तक। जब -1 आएगा तब -1 मिलेगा। -1 से थोड़ा सा नीचे हुआ तो क्या देने लगेगा, -2 देने लगेगा। मतलब यहाँ से इधर वाली वैल्यूज़, क्या बात समझ में आ रही है। एंड सिमिलरली इसके नीचे ऐसा, और ये खूबसूरत सा ग्राफ बना। इस ग्राफ का दूसरा नाम भी है, या फिर इस फंक्शन का एक और नाम है स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, स्टेप फंक्शन, क्योंकि ये स्टेप्स बनी है ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्टेप फंक्शन। याद रहेगा। तो इसका नाम भी लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्यों, क्योंकि ग्राफ उसका स्टेप्स की तरह दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन चीज आप मुझे बताने वाले थे, डोमेन और रेंज में। डोमेन और रेंज में पहली चीज, डोमेन मतलब x की जगह पे कौन कौन चल सकता है। सर सारे नंबर चल रहे हैं ना, कोई तकलीफ नहीं, तो r बोल दूं, -∞ से +∞ के सारे नंबर चल रहे हैं सर। ओके, रेंज के बारे में बात करूं, r कैसे, पर r में दिक्कत आ रही है ना। क्या हाइट कंटिन्यूस है, क्या आपकी हाइट कंटिन्यूस मेजर करते हैं ना। तो अगर आप खुद ही फ्रैक्शन में होंगे तो नहीं गिन सकते हम हाइट। तो हाइट कैसे गिन रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, और हाइट में भी अगर देख रहे हो ग्राफ में, यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, 1 और 2 के बीच के नंबर गायब हो गए। हाइट समझते हो, हाइट मतलब क्या, रेंज मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ y कौन सी वैल्यूज ले रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे y की वैल्यू 2 थी। ये बीच वाले वैल्यूज गायब हो गए ना, 1 से लेकर 2 तक। 1.1 ले रहा है क्या वैल्यू y, नहीं। 1.2 ले रहा है क्या, नहीं। तो मतलब y की बीच की वैल्यूज तो गायब हो गए ना सर। उसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसको बोलते हैं रेंज इज z। क्या बोलते हैं, z मतलब इंटीजर्स। वो इंटीजर वैल्यू लेता है और ले ही रहा है ना, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। सो सारे इंटीजर वैल्यूज ये लेगा। ठीक, बाद में आता है इधर प्रॉपर्टीज पे। अगर प्रॉपर्टीज में पहला, अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको एज इट इज बाहर निकाल लेगा। अगर नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस साइन बाहर रख के अंदर वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेगा। ठीक, थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आपको समझ भी जाएगा। x प्लस इंटीजर है, x प्लस इंटीजर है तो इंटीजर जो पार्ट है उसको बाहर निकाल देगा कि भैया तू तो कंप्लीट है ना, तू होल है, तो तुझे मैं बाहर निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ फ्रैक्शन वालों के साथ खेल रहा हूँ, 1.2, 1.3 के साथ खेल रहा हूँ, इसलिए उसने यहाँ पे किया। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 2 लिखा है। 2 इंटीजर है क्या, पहले ये बताओ। हाँ सर 2 इंटीजर है, तो उसने बोला 2 इंटीजर है तो 2 को उसने साइड में हटा दिया, और जो x बचा हुआ था उसे उसने GF में एज इट इज़ रखा है, कंटिन्यू रखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर कभी कल परसों क्वेश्चन आ गया कि x इज इक्वल टू z, तो x की रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगी, z से लेकर z+1 तक रहेगी, z से लेकर z+1 तक रहेगी। ये इक्वल टू का साइन हटा देना, गलती से लग गया था मुझसे। मतलब क्या सर, इसका एग्जाम्पल उठाते हैं। मॉड x
अपना जी आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, तो x कहाँ से कहाँ तक रहा होगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, जी आई एफ का आंसर कितना आया है 2 आया, मतलब तुम्हारे घर वाले या फिर तुम जो भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोल रहा है, मुझे 2 मार्क्स मिले हैं, 2 मार्क्स मिले मतलब घर वालों ने बराबर कम ही किए होंगे, तो आइदर आपको 2 आए होंगे या फिर 2.1 आया होगा, तो भी तो पीछे होता है 2.2 आया होगा, 2.999 तक आए होंगे, तभी आपका आंसर 2 आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर z दिया हुआ है तो हमारा आंसर किसके बीच में रहता है, x इज इन बिटवीन, कहां से, z से लेकर z+1, z मतलब कहां तक जरा ध्यान से बताना, 2 से लेकर 3 तक, और वैलिड भी है, आपको 2 आया तो भी आपका आंसर 2 आएगा, 2.1 आया तो भी आएगा, सिर्फ 3 एग्जैक्टली होने पर ही आंसर 3 आने वाला है। और ये आखिरी वाली प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी ऑफ जी एफ के लिए दोनों स्टेप दिए, इसी से सारा काम होने वाला है। क्या कह रहा है, फॉर इनइक्वलिटी इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज ड्रॉ नंबर लाइन फॉर रिस्पेक्टिव इंटीजर, जिन इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है उसके बारे में आप उनको नंबर लाइन पे प्लॉट आउट करिए, और प्रॉपर्टी डी यूज़ करिए। क्या थी प्रॉपर्टी डी, ज़रा चेकआउट करो, बताओ मुझे प्रॉपर्टी डी क्या थी हमारी, इफ एक मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड देन एक्स वॉज इन बिटवीन जेड टू z+1। क्या मेरी बात सही है, ये आपकी प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे ट्राई करते हैं कैसे होगा। क्या कह रहा है, मॉड अपना जी एफ ऑफ एक्स इज इन बिटवीन 3 to 5, 3 से लेकर 5 तक कौन से इंटीजर आते हैं, एक 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है। नंबर लाइन पे पहले तो उनको प्लॉट कर दें सर, सो 3 4 5, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और आगे भी एक निकल जाते हैं अपन 6 तक जरूरत पड़ी तो। अच्छा प्लॉटिंग किस किस के लिए करनी है, तो अगर उसने बोला है जी एफ अगर x इक्वल टू जेड है तो z से z+1 के लिए, तो एक एक स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले किसके लिए चलते हैं, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कौन आएगा 3 और 4, मतलब हमारा x कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 3 से लेकर 4 तक। ध्यान से देखना 3 से लेकर 4 तक, पर 4 को इंक्लूड नहीं करना है, अभी तो नहीं करना है। अच्छा 3 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे 4 रख दिया तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 से लेकर 5 तक। क्या मेरी बात सही है। अच्छा तो अब ग्राफ, अब 4 इंक्लूड होगा क्या, यस सर अब हो गया ना इंक्लूड, पहले बार नहीं हुआ था, अब हो गया। अच्छा ये 5 तक गया, 5 इंक्लूड नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट इंटीजर बोलो कौन है, 5, तो यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँगा तो ये जाएगा 5 से लेकर 6 तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई सर, 3 से लेकर 6 तक। x बिलोंग्स टू 3 to 6, 3 इंक्लूडेड 6 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि आखिरी वाले में होल आ रहा है ना, तो सर यहाँ पर भी तो होल आ रहा था, अरे पर वो नेक्स्ट वाले में इंक्लूड हो गया था ना, ये फिलअप कर दिया, गैप्स फिलअप कर दिए, वो तुम बता देना लूप्स बनाते हो कि नहीं, तो एक दूसरे को उसने फिट आउट कर दिया, तो सिर्फ आखिरी में कौन बचा है, 6 बचा है। चलिए अब इसको देखकर क्या आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, ये -1 से लेकर 2 तक की बात चल रही है, ठीक है। -1 से लेकर 2 तक तो श्योर है, मतलब x की वैल्यू -1 से तो शुरू होने वाली है और -1 को इंक्लूड करना है। लास्ट वाला नंबर नहीं पता ना, तो लास्ट वाला सोचो ना, अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, 2 कब मिलेगा, 2 से लेकर 3 के लिए, तो जाऊँ 3, और चाहिए तो इस तरीके से प्लॉट करके चेकआउट करो। क्या लास्ट वाला आप कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करो, डायग्राम बनाओ, फिर नेक्स्ट फंक्शन उठाते हैं। यहाँ पे 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं 3 कैसे इंक्लूड होगा, नंबर लाइन बनाते हैं अपन। चलिए -1 से लेकर 2 तक हो गया कंफर्म, फिर भी -1 0 1 2 और लास्ट में कौन आएगा मेरे पास, 3 आएगा। जब x की वैल्यू -1 आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए -1 आ रही है, तो कब के लिए आती है, 1 से लेकर 0 तक। 0 कब आएगी सर, 0 से लेकर 1 तक। 1 कब आएगी, 1 से लेकर
2 तक, और 2 कब आएगी सर? 2 से लेकर 3 तक, मतलब -1 से लेकर 3 तक। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर डाला है मैंने, यहाँ पर इक्वल टू था, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब हमें कौन से इंटीजर चाहिए? एक -1 चाहिए, 0 चाहिए और एक 1 इंटीजर चाहिए। मतलब मैं सामने यहाँ पर कहाँ गया ये वाला, यहाँ पर मैं 0 रखूँगा, 1 रखूँगा और 2 रखूँगा, ठीक है। अच्छा, 0 रखने पर -1 कहाँ से कहाँ तक आएगी? अच्छा, -1 भी तो है बेचारा, -1 भी है, ठीक है। -1 रखने पर कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगा? यहाँ से 0 के लिए कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, 1 के लिए कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगा? ये 2 नहीं आने वाला है। 1 के लिए कहाँ से कहाँ तक आंसर आएगा? 1.1 से लेकर 2 तक, तो 1.9 थोड़ी शो कर सकते हैं ना हम, 2 तक बोलेंगे और 2 की तरफ सिंपल ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 2, सिंपल क्लोज्ड, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इक्वल टू कर देता तो ये कहानी 3 तक चली जाती, इस बार नहीं जा रही। अब लिखो, नेक्स्ट फंक्शन है FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नाम से समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन में जो चीज़ आती है सिर्फ उसी को डिनोट करता है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनता है, 2 डंडियों के बीच में रखते तो मॉड्यूलस बनता है, करली ब्रैकेट में रखते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बनता है, और वो आपको मेंशन आउट करके देगा FPF है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है? इट शोज आफ्टर डेसिमल वैल्यू, डेसिमल के बाद जो आने वाली वैल्यू है उसे वो शो करता है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू को वो शो करता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ट्विस्ट आता है ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस में, मतलब नेगेटिव नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कैसे शो करता है वो अलग बात है उसकी, पॉजिटिव के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे अगर मैंने पूछा 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, इजी, ऐसे ही BF का था। 3.23, 0.01, 0.99, 0.99, E, सर E की वैल्यू क्या है? 2.728, क्या होती है? 2.728, तो आंसर में क्या आएगा? 0.728, समझ रहे? अच्छा, 4 का डेसिमल का तो कुछ नहीं है सर, तो 0 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, समझ गए। -5 का फ्रैक्शनल पार्ट, सर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है इसलिए 0 आएगा। सर ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट यहाँ पर है, -1.24 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते टाइम आपको सिर्फ इतना सा करना है, 1 - 0.24 करना है। क्या करना है आपको? 1 - 0.24 करना है। वैसे ही यहाँ पर 1 - 0.86 करना है। ये कितना आएगा जरा बताओ मेरे को? 0.24 माइनस करने पर 76 ना, 0.76, ओके 0.76, और 0.86 माइनस करने पर 0.14। क्या मेरी बात समझ में आ गई कैसे कंप्लीट करना है? हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। फिर इसके बाद आते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुन के बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको अगर बताते हुए ग्राफ प्लॉट करूं तो ध्यान में आएगा। 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट 0, मतलब अंदर कौन बैठता है? x बैठता है, और आउटपुट किसका आ रहा है? y का आ रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? x और y तो समझ में आता है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे 1.1 रखा तो 0.1, मैंने 1.2 रखा तो 0.2, 1.3 रखा तो 0.3, समझ रहे हो? मतलब x भी बढ़ रहा है तो साथ साथ y भी बढ़ रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा आइडेंटिटी फंक्शन में होता है। कब होता है? आइडेंटिटी फंक्शन में। अच्छा, मुझे बताओ 1.9 के लिए कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0.9, और 2 के लिए 0, मतलब तुम समझ रहे हो इस कहां तक उछल रहा है? 0 से लेकर 0.9 तक ही उछल रहा है, 1 भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 1 हो भी नहीं सकता है वो। 2 होने पर वापस से फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाता है। तो ध्यान से सुनना, ग्राफ ऐसे बनता है। पहली चीज तो एक ऊपर की तरफ ये है y की वैल्यू 1, ये एक लाइन प्लॉट कर लो कि यहाँ पर y की वैल्यू 1 है। इसको कभी भी वो क्रॉस नहीं करेगा, टच भी नहीं मारेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 नहीं होती। कहाँ से शुरू हो रही है? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक जा रही है। तो ये पहला ग्राफ बना, यहाँ पर है आपका x की वैल्यू 1, 0 है x के लिए, 0 से लेकर 1 तक इस तरीके से ग्राफ जाता है, और यहाँ पे होल क्रिएट होता है।
ठीक है, फिर 2 के पास जाना है। सो 1 के नेक्स्ट वाला नंबर क्या रहेगा, 1 का नेक्स्ट नंबर 1.1 क्या रहेगा 1.1। 1.1 के लिए 1.1 वापस से 0.1 से लेकर 0.9 तक और वापस से वहाँ जाके होल क्रिएट। सर यहाँ क्यों होल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन है 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, वो तो हम प्लॉट आउट करेंगे ना, यहाँ पर 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, ये आ गया। क्या समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट फिर वापस से 2 से लेकर 3 तक ऐसे ही चलेगा और ये यहाँ से नीचे गिरते जाएगा। और पीछे भी सर, पीछे भी ऐसे ही हंगामा चलते रहेगा। आपके पास ग्राफ बना हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, डोमेन के लिए क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला काम, डोमेन मतलब x की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू चल रही है क्या? हाँ सर 1 रख दो ना, आप 1 रखो यहाँ पर। अगर मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट x है, 1 रखो आंसर मिलेगा, 1.1 रखो आंसर मिलेगा, 2 रखो आंसर मिलेगा, 3 रखो। मतलब सर डोमेन रियल नंबर है। डोमेन कौन है? R। रेंज 0 से 0.9 तक, पर 0 से 0.9 थोड़ी दिखाते हैं। 0.9 के लास्ट नंबर होता है क्या? मैंने बोला 0.99 है तो 0.99 तक जाओगे, ऐसा नहीं दिखाते। रेंज दिखाते 0 से लेकर 1 तक और 1 की तरफ सिंपल ब्रैकेट। अब थोड़ी सी आदत बना लो ना सिंपल ब्रैकेट की। 0.9 पे कैसे रुक सकते हो? आपको गारंटी है कि सिर्फ लास्ट में 1.9 ही आता है? मैंने बोला 1.99 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया? 0.99 आएगा ना। तो ऐसे मत करो, रेंज आएगी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट, ये याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ है उसकी, ये सारी नोट डाउन करो, इसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे लगे तो, ठीक है। पर ये प्रॉपर्टीज सारी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से लिख लो। और मैंने एग्जाम्पल भी लगा के रखे हैं उसके लिए, आपके लिए सारे, तो उसे अच्छे से मेंशन आउट कर लो। इतना सफिशिएंट है आज के लिए।